gone up by 1,383 in the last कोरोना 24 के hours. खिलाफ इस लड़ाई को जीतना भारत पूरे विश्व के नक्शे पर सबसे प्रसिद्ध देशों में से एक। भौगोलिक दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारत प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो सभी दिशाओं में सुरक्षित है। तीन तरफ से सागरों से घिरा, हिमालय पर्वत को अपने सीने से लगाए, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को अपनी गोद में बिठाए, अनेक धर्मों और अनेक जातियों को समाहित किए, 22 बोलियों को सर का ताज बना के, अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए अपनी पहचान को शांति के साथ प्रदर्शित करता हमारा भारत सबसे महान देश है। विविधता में एकता का पाठ सिखाने वाला भारत, बाबा साहब के संविधान के आशीर्वाद के साथ भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है, जहां देश की जनता को देश की बेहतरी के लिए फैसले लेने का People of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया, that is भारत, shall be a union of states. The territory of India shall consist of the territories of states, the union territories, and any territory that may be acquired. The names of the states and the unions have been described in first schedule. इन सभी के अनुसार भारत को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। फिलहाल इन सभी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो चर्चा करते हैं उस विषय पर जिस विषय के लिए ये वीडियो बनी हुई है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ये जानकारी औरों तक पहुंचाएं। अब बात करते हैं मुद्दे की। पिछले 1 हफ्तों में लक्षद्वीप बहुत चर्चे में है। क्यों चर्चे में है? क्या कंट्रोवर्सी है लक्षद्वीप के खिलाफ? इस वीडियो में इन सभी बातों की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। तो आइए देखते हैं। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह, जिसका अर्थ है 1 लाख द्वीप। ये इसका मलयालम और संस्कृत अर्थ है। अपने सुंदर, शांत, मोहक समुद्र तटों एवं हरे भरे आकर्षक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप का एक अनोखा आकर्षण इस तथ्य में निहित है कि प्रत्येक द्वीप अपने आप में एक छोटी सी रियासत जैसी लगती है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की शांति, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के जीव अपने आप में प्रकृति का एक नायाब तोहफा है। कोई भी व्यक्ति लक्षद्वीप की प्रशंसा कर प्रकृति की सबसे रंगीन रचना को देख सकता है। तो लक्षद्वीप बना हुआ है 36 छोटे छोटे आइलैंड से, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसका क्षेत्रफल है 32.62 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब ये इतना छोटा है कि जिस शहर में आप रहते हैं शायद ये उससे भी छोटा है। और 2011 के सेंसस के अनुसार इसकी आबादी है मात्र 60 से 70 हजार लोगों की। अगर आप जानते होंगे तो शायद आपके यहाँ जो विधानसभा चुनाव होता है 4-5 लाख वोटर्स होते हैं हमारे प्रदेश में, सिर्फ एक विधानसभा चुनाव में। और यहाँ 60-70 हजार लोग सिर्फ इस एक द्वीप पे हैं, बस इतने। यहाँ ना कोई असेंबली होती है, ना कोई चीफ मिनिस्टर है, ना कोई कैबिनेट है। यहाँ पे इन सभी से कोई वास्ता नहीं। यहाँ काम करती हैं सिर्फ 3 फंक्शनल बॉडीज़। पहली, यहाँ पर लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है।
दूसरी, यहाँ पे जो लोकल गवर्नेंस होती है, जिसे हम लोग पंचायत जानते हैं, वो लोकल गवर्नेंस करती है। और तीसरी, एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि लक्षद्वीप के पूरे गवर्नेंस को वही संभालते हैं। और जो मेन रायता फैला हुआ है इस वक्त लक्षद्वीप के लिए, वो यहीं से फैला हुआ है। जो कंट्रोवर्सी फैली है वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ही फैली है। वर्तमान में लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं प्रफुल्ल के पटेल, जिन्हें 5 दिसंबर को दिनेश्वर शर्मा, जो कि पहले वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके निधन के बाद वहाँ उन्हें नियुक्त किया गया था। और तभी से वहाँ वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में तभी से सुर्खियों में हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी पहले ये कंट्रोवर्सी में नहीं आते थे, पहले भी कई कंट्रोवर्सी इनके खिलाफ हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो कंट्रोवर्सी फैली है वो है लक्षद्वीप के लिए। तो मुद्दा क्या है कि जब से प्रफुल्ल के पटेल लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, तब से उन्होंने कुछ नए नए नियमों में बदलाव किए हैं कि बीफ को बैन करना, पंचायत चुनावों के नियमों में बदलाव करना, ऐसे और कुछ नियम हैं जिनमें उन्होंने बदलाव किया है। उन्हीं के खिलाफ ये सारी कंट्रोवर्सी रची गई है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से नियमों में बदलाव हुआ है और क्या क्या कंट्रोवर्सी इनके खिलाफ फैलाई जा रही है। तो पहली कंट्रोवर्सी आती है कोविड-19 को लेकर। जब प्रफुल्ल के पटेल लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर नियुक्त होकर आते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक बदलाव किया कोविड-19 के नियमों में। पहले क्या था, जो भी टूरिस्ट वहाँ जाते थे, लक्षद्वीप के बाहर से जो लोग भी जाते थे, जो वहाँ घूमने जाते थे, उनको क्वारंटीन होना पड़ता था। लक्षद्वीप के बाहर का कोई भी व्यक्ति यदि लक्षद्वीप में जाता था तो वो क्वारंटीन होता था। लेकिन इन्होंने नियम में बदलाव किए कि ICMR द्वारा प्रमाणित किसी भी लेबोरेटरी से अगर आप RT-PCR के टेस्ट को नेगेटिव लेके आते हैं तो आप लक्षद्वीप में रहने के लिए या घूमने टहलने के लिए योग्य हैं। तो वहाँ के लोगों का कहना है ये सारे नियमों में बदलाव इन्होंने अपने मनमानी के ढंग से किए हैं, जिससे कि लक्षद्वीप में कोविड बहुत तेज़ फैला और वहाँ पे लगभग 6 से 7 हज़ार कोविड-19 केसेस एक्टिव हो गए। तो पहली कंट्रोवर्सी ये फैलाई गई। अगर इस कंट्रोवर्सी पर मैं अपना विचार रखूं तो मेरे हिसाब से तो जिस वक्त ये नियम बदला गया उस वक्त देश में इतना बड़ा कोई वेव 2 नहीं चला था। वेव 2 तो आपका अप्रैल से चला, बल्कि लेकिन ये जो नियम था ये फरवरी मार्च में चलाया गया था, जिस वक्त कोविड कंट्रोल में था। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते किसी भी क्षेत्र का अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका सबसे पहला मानसिकता ये होना चाहिए कि इस क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। और क्षेत्र का विकास तभी होता है जब आप वहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब वहाँ पे आपके टूरिस्ट आते हैं, टूरिज़्म बढ़ता है। और लक्षद्वीप एक ऐसा है, शायद भारत का सबसे अच्छा, प्राकृतिक रूप से सबसे अच्छा ये इलाका है जहाँ पे आप घूमने टहलने जा सकते हैं। बहुत ही सौंदर्य में बहुत ही उच्च कोटि का स्थान है। तो टूरिज़्म को लेके ये नियमों में बदलाव किया गया था, जिससे वहाँ के लोगों को थोड़ा सा व्यापार में वृद्धि हो सके, वहाँ का इकोनॉमी बढ़ सके। इस हिसाब से वहाँ पे पटेल जी का कहना है कि इस हिसाब से कोविड-19 के नियमों में बदलाव किया गया था। अब बात करते हैं दूसरे कंट्रोवर्सी की। तो दूसरी कंट्रोवर्सी ये फैलाएगी कि वहाँ पे बीफ बैन कर दिया गया। बीफ आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, 2017 में जब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। और उन्होंने यही नहीं किया था, उन्होंने ताबड़तोड़ बीफ बैन किया था और एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था। जितने बूचड़ खाने थे उन पर ताला लगवाया था। और बीफ कई राज्यों में बैन है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। भैया 70-80 करोड़ लोगों की, क्या 80 से 100 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है गाय से। लोग माँ मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लोग पूजा करते हैं, और आप कह रहे हैं मुझे उन्हें खाना है। फरवरी 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जो कि एनिमल प्रिवेंशन रेगुलेशन के तहत था, जिसमें ये बताया कि बीफ बेचना और रखना या फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई भी
इन सभी में से कोई भी कार्य करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो दोषी होगा और उसे एनिमल प्रिवेंशन रेगुलेशन के तहत सज़ा ये दी जाएगी या फिर उस पर कार्यवाही होगी, ऐसा प्रावधान बताया गया इन नियमों में। तो यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के सांसद का कहना है कि पटेल साहब जो हैं हमारे खाने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, हमारे व्यापार पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। साल 2011 के सेंसस के अनुसार लक्षद्वीप की जो मुस्लिम आबादी है वो 96% है और यहाँ के लोगों को कहना है कि बीफ उनका मुख्य भोजन है। यहाँ के सांसद फैजल खान का कहना है कि हमें नाराज़गी इस बात से है कि हमें अपने पसंद का खाना भी नहीं खाना दिया जा रहा और मिड डे मील में बीफ बैन कर दिया गया है। एनिमल प्रिवेंशन रेगुलेशन में गाय, भैंस और बैल का जिक्र है। तो दूसरी कंट्रोवर्सी हो गई ये। अब तीसरी कंट्रोवर्सी आती है कि बिहार और गुजरात में अल्कोहल बैन है, उसी के नक्शे कदम के बिल्कुल अपोजिट जाते हुए पटेल जी ने लक्षद्वीप में अल्कोहल को अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर आपको अल्कोहल अलाउ करना है तो आप 5 स्टार होटल्स में कीजिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में कीजिए, जहाँ पे टूरिज्म है, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कीजिए। आप पूरे लक्षद्वीप में अल्कोहल को अलाउ करके लक्षद्वीप का माहौल मत खराब कीजिए। हाँ, इस बात के लिए मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। आपको अल्कोहल अलाउ करने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ बैन हो गया वहाँ बैन होने दीजिए। मैं तो चाहता हूँ पूरे भारत देश में अल्कोहल बैन हो जाए और अल्कोहल ही नहीं, नशा में प्रयोग होने वाली किसी भी चीज़ सब कुछ बैन कर दीजिए। अरे कितने कितने घर उजड़ जा रहे हैं यार इस अल्कोहल के चक्कर में, और आप पूरे लक्षद्वीप में एक अच्छा सा माहौल को आप इस अल्कोहल को पूरे लक्षद्वीप में अलाउ करके आप इसको बिगाड़ रहे हैं। ये मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। ये खराब चीज़ है, ये निर्णय आपका गलत था। अब चौथी कंट्रोवर्सी क्या है? चौथी कंट्रोवर्सी ये है कि वहाँ के लोगों का ये कहना है, वहाँ के सांसद का, वहाँ के विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि जो पावर्स हैं वो पॉलिटिकल ना होके वहाँ के ऑफिसर्स को ज़्यादा दे दिए गए हैं। मतलब कि वहाँ पे अधिकारियों को पावर ज़्यादा मिला है नेताओं की अपेक्षा। क्या प्रॉब्लम है भैया? पिछले 70 सालों में नेताओं ने ही तो राज किया है, कुछ दिन ऑफिसर्स को भी राज कर लेने दीजिए, शायद कुछ बदल जाए। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। बल्कि मुझे लगता है कि अगर ऑफिसर्स के हाथ में देश जाएगा तो शायद शासन को टाइट करके बहुत कुछ किया जा सकता है। सबकी लाइन लेंथ सुधारी जा सकती है अगर ऑफिसर्स को अच्छी पावर मिल जाए तो। अगर आपका नेतृत्व अच्छा है तो ऑफिसर्स को एक अच्छी पावर मुहैया कराने का जिम्मा आपका है। अब पांचवी कंट्रोवर्सी आती है 28 मार्च 2021 को रिलीज हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से, जिसमें लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी को कुछ नए पावर्स दिए गए और वहाँ के लोगों में ये डर है कि अब सरकार हमारी ज़मीनें छीन लेगी। उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से सरकार किसी भी एरिया को प्लानिंग एरिया घोषित कर सकती है, जहाँ पे अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे स्वच्छता अभियान को लेके शायद वॉशरूम्स बनाए जा सकते हैं। मतलब वहाँ पे सरकार कुछ बना सकती है जो कि टूरिज़्म के हिसाब से होगा, होटल्स बना सकती है। वहाँ के लोगों के बीच में ये डर है कि उनकी ज़मीनें उनसे छीन सकती है। और अब छठवीं जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मानी जा रही है वो है एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन ड्राफ्ट, जिसे गुंडा एक्ट भी नाम से जाना जाता है। पटेल जी ने इसके नियमों में भी कड़े बदलाव किए हैं। उनका कहना है कि बीते अप्रैल जो कि यहाँ के तट पर लगभग 3000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, AK-47 पकड़ी गई, अलग अलग राइफल्स पकड़े गए, जिससे उन्हें ये डर है कि लक्षद्वीप में कुछ खतरा है, यहाँ पे ISIS की गतिविधियाँ तेज हो रही हैं। तो वही विपक्षी पार्टियों को कहना है कि उन्होंने इस एक्ट को इसलिए बनाया है
जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनका विरोध ना कर सके। इस एक्ट में एक बहुत ही, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है कि इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को यदि वो संशय के घेरे में है तो उसे 1 साल के लिए बिना किसी वारंट, बिना किसी पूछताछ के उसको जेल में रखा जा सकता है, जैसे कि रोलेट एक्ट और बीच में SC/ST एक्ट में हुआ था। उसका भी बहुत ही कड़ा विरोध हुआ था। अपने यहाँ तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अभी बीच में मोदी गवर्नमेंट ने SC/ST एक्ट को भी ऐसे ही मजबूत किया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को तुरंत बिना वारंट गिरफ्तारी किया जा सकता है। तो ये अच्छा नहीं है, इसका मिसयूज हो सकता है, इसमें थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। और अब जानते हैं 8वीं सबसे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी। ड्राफ्ट में ये बताया गया है कि पंचायत चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन ये सिर्फ लक्षद्वीप में नहीं होना चाहिए। आप मोदी जी के बहुत करीबी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल मेरी उम्मीद है कि ये चीज़ मैं पूरे देश में लागू होते देखना चाहता हूँ। तो वहीं विपक्षी लोगों को कहना है कि ये लोकतांत्रिक अधिकार छीनने जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोगों में जागृति फैलाने के लिए, हमारे दो के वचन को स्थापित करने जैसा है। भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन बिल्कुल चरम सीमा पे चल रही है, अब इसको कंट्रोल करना चाहिए। सरकार नियम बनाए या ना बनाए, आप नियम बना लीजिए। जिसने भी पटेल जी से मुलाकात की है, जो भी व्यक्ति उनके बेहद करीबी रहा है, उन सभी लोगों का कहना है कि पटेल जी बहुत ही कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी फैसले को लेने में बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट निर्णय लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट। प्रफुल्ल के पटेल जो कि मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, 2007 के विधानसभा में कांग्रेस के एक नेता को हराकर पहली बार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी थी। फिर 2010 में उस वक्त मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जी 2007 में वहां के गृह मंत्री थे। लेकिन 2010 में कुछ विवादों के चलते अमित शाह जी को गुजरात से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और उस वक्त 2010 में अपनी पहली ही जीत के साथ मात्र 2 वर्षों के लिए पटेल जी को गृह मंत्री का पद सौंपा गया था। पटेल जी मात्र पहली ही बार विधायक बने थे और उनको इतना बड़ा पद सौंपा गया था। हालांकि 2012 में वो चुनाव हार गए थे। पटेल जी का कंट्रोवर्सी से बहुत पुराना रिश्ता है। ऐसी 2 कंट्रोवर्सी ऐसी है जिसमें पटेल जी का नाम बहुत ऊपर आया। एक था सांसद सुसाइड केस। अगर आप लोगों को याद होगा तो मुंबई के एक होटल में जब ये दमनदीव के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, तब दमन के निर्दलीय सांसद मोहन देलकर ने मुंबई के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी और उसमें इन्होंने 15 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें प्रफुल्ल के पटेल के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी की बहुत सारे नेताओं, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम उस लेटर में था, जिसकी एक कड़ी जांच भी उद्धव ठाकरे जी ने करवाई थी। हालांकि उस वक्त कमिश्नर परमवीर सिंह ने बिल्कुल ये साफ कहा था कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है पटेल जी के खिलाफ कार्रवाई करने का। और इसी के बाद आप लोगों ने एक और केस सुना होगा जिसमें इनका विवाद एक IAS अधिकारी से हुआ था। वर्ष 2019 में एडमिनिस्ट्रेटर रहते हुए इनका एक विवाद हुआ था IAS के साथ। अगर आप लोगों को याद होगा कन्नन गोपीनाथन के बारे में, उनको इन्होंने कारण बताओ नोटिस भेजा था। वो कारण बताओ नोटिस इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो कलेक्टर के हिसाब से नहीं भेजा गया था, वो कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुछ दूसरे विभाग को लेकर नोटिस भेजा गया था। इसके बाद गोपीनाथन ने इसकी शिकायत वहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त को की थी, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन चल रहा था 2019 में, तो आचार संहिता लागू थी। और रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह केस चुनाव आयोग को सौंपा था, जिसमें चुनाव आयोग ने पटेल से नोटिस वापस लेने को कहा था। तो इस IAS की बात तो मैं करना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि ये वही IAS है जो 370 हटने के बाद इसने क्या किया था, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था।
या जो 370 हटने के पास देश का नहीं हुआ, वो लक्षद्वीप का क्या होगा? जिसने 370 का समर्थन किया, मैं उसको बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोही मानता हूँ। तो इस व्यक्ति की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सारी थी कंट्रोवर्सीज। अब इसमें आपको क्या अच्छा लगता है? अपने विचार आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी कंट्रोवर्सी थी मैंने आपको डिटेल में बताई है, क्या क्या बात थी, क्या क्या उनका सपना था। स्मार्ट सिटी बनाने का सपना था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का सपना था, गुंडा एक्ट को बहुत एक्टिव मोड में रखने का सपना था, बीफ बैन करने का था। तो ये सारी चीज़ें थी, सब कुछ आपको मैंने इस वीडियो में डिटेल में दिया है। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि जो हैशटैग चल रहा है ट्विटर और फेसबुक पे सेव लक्षद्वीप, वो हैशटैग सही है या फिर बीजेपी के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी है विपक्षी पार्टियों द्वारा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि सेव लक्षद्वीप का हैशटैग चलना चाहिए या फिर ग्रो लक्षद्वीप का हैशटैग चलना चाहिए या फिर डेवलपिंग लक्षद्वीप का हैशटैग चलना चाहिए। ये सब आप डिसाइड कीजिए। आप सभी लोग सोशल साइट्स यूज़ करते हैं, अपने अपने हिसाब से जो हैशटैग आपको अच्छा लगता है आप उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।